हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार सैनी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सूर्य किरण पाठशाला में। दोस्तों, इंग्लिश पेडागोजी की सीरीज में आज जो टॉपिक लेकर आए हैं वह है चैलेंजेस इन टीचिंग इंग्लिश, या फिर बोल सकते हो उसको डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक टीचर को टीचिंग करवाते वक्त कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है वो बोल सकते हैं, या फिर उसको बोल सकते हैं कि एक लर्नर को एक लैंग्वेज को सीखते वक्त कौन कौन सी डिफिकल्टीज मतलब फील होती हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, चाहे आप टीचर के लिए वो चैलेंजेस बोल दो या फिर एक लर्नर के लिए उनको क्या बोल दो, डिफिकल्टीज बोल दो, एक ही बात है दोस्तों। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इसी कड़ी के अंदर जो है कि रोल ऑफ डिसऑर्डर्स, जो विकार होते हैं, या फिर बोल सकते हैं द रोल ऑफ ह्यूमन डिसऑर्डर्स, जो मानव विकार होते हैं, उनका क्या रोल होता है जो टीचिंग इंग्लिश के अंदर या लर्निंग इंग्लिश के अंदर दोस्तों। ठीक है। अब डिसऑर्डर्स की बात करें दोस्तों, विकारों की अगर बात करें, ठीक है। अब विकार एक तो मेंटल डिसऑर्डर होता है और एक होता है फिजिकल डिसऑर्डर। ठीक है। एक तो मेंटल और एक फिजिकल। ठीक है। अब मेंटल डिसऑर्डर की बात करें दोस्तों, ये मस्तिष्क से संबंधित होता है। ठीक है। इससे जो लर्नर होता है उसके ब्रेन से संबंधित होता है। ठीक है। और फिजिकल की बात करें तो वो उसके शारीरिक विकारता को दर्शाता है। शरीर जैसे कोई विकलांग का होना, कोई बहरा होना, अंधा होना, गूंगा होना। ठीक है। तो ये क्या, अंधा, बहरा, गूंगा होना, या फिर कोई भी विकलांगता जिसे डिजेबिलिटी बोला जाता है, तो वो किस में आ जाती है, फिजिकल डिजेबिलिटी के अंदर आ जाता है। अगर मेंटल डिजेबिलिटी की बात करें तो मेंटल डिजेबिलिटी में क्या आ जाता है, अलग बहुत सारे डिसऑर्डर्स है। ठीक है। वो लैंग्वेज लर्निंग में सबसे ज्यादा मतलब बाधा उत्पन्न करते हैं दोस्तों। फिजिकल तो फिर भी आजकल क्या है, लैंग्वेज लर्निंग में फिजिकल के लिए जो फिजिकल इनेबिलिटी होती है उनके लिए भी लैंग्वेज लर्निंग में अलग से क्लासेज होती हैं इस प्रकार से। और वो भी फिजिकल जो इनेबिलिटी होती है या फिजिकल डिसऑर्डर होता है, उससे ज्यादा जो बाधा उत्पन्न करता है वो कौन सा है दोस्तों, मेंटल डिसऑर्डर करता है दोस्तों। तो इनको मैं कॉमनली ही बता रहा हूं कि कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो कि एक लैंग्वेज लर्निंग या लैंग्वेज टीचिंग में मतलब बाधा उत्पन्न करते हैं दोस्तों, जिसे डिफिकल्टीज बोलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों लैंग्वेज की या भाषा की बात करें, या स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, तो किस प्रकार के मतलब डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये डिसऑर्डर 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो रीडिंग डिसऑर्डर, राइटिंग डिसऑर्डर, थर्ड की बात करें दोस्तों जिसे वर्बल डिसऑर्डर बोल दो या ओरल बोल दो। ठीक है। ठीक है। तो एक एक भाषा की बात करें, कोई भी भाषा है, जैसे यहाँ स्पेशली हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो अंग्रेजी भाषा की अगर चर्चा करें तो अंग्रेजी भाषा में जो मेंटल डिसऑर्डर है, मोस्टली जो मेंटल डिसऑर्डर, दोनों को मैं कंबाइन करके बता रहा हूं दोस्तों। फिजिकल डिसऑर्डर तो मोस्टली आपको पता भी है, देखा जाए तो बहरा होना, ठीक है, गूंगा होना, अंधा होना, ये भी क्या है, एक फिजिकल डिसऑर्डर्स हैं। और ये क्या, ये कुल मिला के क्या लैंग्वेज लर्निंग में बाधा तो उत्पन्न करते हैं ना दोस्तों। अगर बहरा है तो क्या सुनने में प्रॉब्लम होगी, अंधा है तो पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, गूंगा है तो बोलने में प्रॉब्लम होगी। इस प्रकार से है ये फिजिकल डिसऑर्डर। लेकिन मोस्टली अगर बात करें तो ये मेंटल जो डिसऑर्डर्स हैं ये ज्यादा डिफिकल्टीज क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो ये मेंटल डिसऑर्डर्स की बात करें, ये भी क्या 3 प्रकार के हो गए दोस्तों। वैसे डिसऑर्डर्स 4 प्रकार के होते हैं। एक कैलकुलेटिव भी होता है दोस्तों, कैलकुलेटिव भी होता है। लेकिन अगर हम भाषा के संबंधित अगर बात करें, लैंग्वेज रिगार्डिंग अगर बात करें डिसऑर्डर्स की, तो 3 प्रकार के डिसऑर्डर्स हो गए दोस्तों। ठीक है। 3 प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर्स हो गए दोस्तों। ऐसे मान लो 3 प्रकार के
कौन से डिसऑर्डर्स हो गए? मेंटल डिसऑर्डर्स हो गए। फर्स्ट है रीडिंग डिसऑर्डर, इस प्रकार के विकार जो लैंग्वेज को रीड करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, लैंग्वेज को रीड करने में, यानी किसी भी भाषा को पढ़ने में जो बाधा उत्पन्न करते हैं, इस प्रकार के जो विकार होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है? रीडिंग डिसऑर्डर बोला जाता है। सेकेंड वन राइटिंग डिसऑर्डर, जो लेखन में बाधा उत्पन्न करते हैं। और थर्ड वन वर्बल डिसऑर्डर, जो कि बोलने में, ठीक है। और एक रिसेप्टिव डिसऑर्डर जैसे लिसनिंग डिसऑर्डर भी होता है, जो कि फिजिकल में भी आता है वो। तो वो लिसनिंग की बात करें, मैंने पहले भी बहुत सारे फॉर्मल वीडियोस डाले हैं, उसमें मैंने लैंग्वेज स्किल के बारे में चर्चा की थी दोस्तों। लैंग्वेज स्किल कितने प्रकार की होती है? 4। कौन कौन सी? मैंने बताया था LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो लिसनिंग की बात करें तो अगर सुनने की बात करें तो ये सीधा का सीधा इसकी संबंध किससे? फिजिकल डिसऑर्डर से हो गया। अगर बहरा है तो फिजिकल मतलब लिसनिंग में प्रॉब्लम आएगी उसके। ठीक है, तो लिसनिंग की यहाँ पे ये फिजिकल डिसऑर्डर में आ गया। हम चर्चा करें मेंटल डिसऑर्डर की, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक तो रीडिंग हो गया, एक राइटिंग हो गया, एक वर्बल डिसऑर्डर हो गया, लेकिन मैंने यहाँ पे लिसनिंग या जिसे बोल सकते हैं रिसेप्टिव डिसऑर्डर नहीं लिखा, मतलब लिसनिंग वाला। ठीक है, तो लिसनिंग डिसऑर्डर के बारे में चर्चा नहीं करी, जो कि फॉर्मल किसमें है? फिजिकल के अंदर। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वर्बल का मतलब होता है स्पीच रिगार्डिंग, बोलने से रिगार्डिंग जो भी बाधा उत्पन्न होती है लैंग्वेज के अंदर, वो वर्बल के अंदर आती है दोस्तों। ठीक है, अब इनकी एक एक चर्चा करते हैं और इनके रिगार्डिंग 1-2 प्रश्न एग्जाम में जरूर घूम जाते हैं दोस्तों। तो इसके ऊपर फोकस कीजिएगा कि 3 प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर्स है लैंग्वेज के लिए। एक कौन सा? रीडिंग, सेकंड राइटिंग, थर्ड वर्बल या स्पीच या ओरल बोल सकते हैं जिसको। ठीक है, देखिए दोस्तों, रीडिंग डिसऑर्डर की बात करें, 3 प्रकार के डिसऑर्डर बताए थे मैंने, रीडिंग डिसऑर्डर, राइटिंग एंड वर्बल डिसऑर्डर, जो कि मेंटल डिसऑर्डर्स की चर्चा चल रही थी। तो देखिए दोस्तों, अगर लैंग्वेज डिसऑर्डर्स में रीडिंग डिसऑर्डर्स की बात करें, यानी कि पठन विकार की बात करें, ये पठन विकार हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना दोस्तों, पठन विकार का मतलब क्या है? एक ऐसा मानसिक विकार जो पढ़ने में क्या, कोई भी अगर लर्नर कोई भी कंटेंट पढ़ रहा है भाषा का, तो पढ़ने में क्या डिफिकल्टी फील करवाएगा, पढ़ने में क्या डिफिकल्टी फील करवाएगा, कठिनाई महसूस करवाएगा। उस कंटेंट को क्या उससे मतलब डिसऑर्डर को क्या बोल सकते हैं? रीडिंग डिसऑर्डर बोलते हैं दोस्तों। ध्यान देना दोस्तों, अगर रीडिंग डिसऑर्डर की बात करें तो जो भी नाम आएगा, ये 3 नाम है दोस्तों। कौन कौन से? 3 रीडिंग डिसऑर्डर हैं जिन्हें पठन विकार कहा जाता है। तो पहला कौन सा है? डिसलेक्सिया, फर्स्ट वन डिसलेक्सिया, सेकंड है एलेक्सिया एंड थर्ड वन है हाइपरलेक्सिया। ठीक है, फर्स्ट है डिसलेक्सिया, एलेक्सिया एंड हाइपरलेक्सिया। ये 3 प्रकार के क्या हैं? रीडिंग डिसऑर्डर्स हैं दोस्तों। ठीक है, तो तीनों के तीनों क्या है? रीडिंग डिसऑर्डर्स हैं। अब ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे आपने एक कॉमन चीज देखी होगी। कॉमन क्या है दोस्तों? यहाँ लेक्सिया, लेक्सिया वर्ड है ना, लेक्सिया लेक्सिया लेक्सिया। तो ध्यान देना, कोई भी मेंटल डिसऑर्डर जो कि एंडिंग में क्या लग रहा है? लेक्सिया वर्ड लग रहा है, तो मोस्टली आपको रिलेट क्या करना है कि वो लैंग्वेज डिफिकल्टीज की अगर चर्चा करें तो कौन सा डिसऑर्डर होगा? वो रीडिंग रिगार्डिंग डिसऑर्डर होगा, मतलब पठन से संबंधित क्या है? वो विकार होगा दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, अ वर्ड एंडिंग विद लेक्सिया सफिक्स, मतलब एक ऐसा शब्द जो लेक्सिया वर्ड से अंत होता है या लेक्सिया सफिक्स उसमें होता है, ऐसा शब्द जिसमें लेक्सिया सफिक्स होता है। ठीक है, या लेक्सिया वर्ड से क्या एंड होता है, वो शब्द क्या, कौन सा विकार होगा, कौन सा डिसऑर्डर होगा? वो रीडिंग रिगार्डिंग क्या होगा? डिसऑर्डर होगा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। फर्स्ट की चर्चा करें दोस्तों, आपके सामने ही है डिसलेक्सिया। ठीक है, तो डिसलेक्सिया वर्ड दोस्तों, ये जो शब्द दिया था सर्वप्रथम दिया था रुडोल्फ बर्लिन ने। किसने दिया था? रुडोल्फ बर्लिन ने।
डिसलेक्सिया शब्द किसने दिया दोस्तों? रुडोल्फ बर्लिन ने यह शब्द दिया था दोस्तों। ठीक है, अब ध्यान देना दोस्तों, ये जो डिसऑर्डर है, आपको सीधा पूछे डिसलेक्सिया क्या होता है, व्हाट इज द मीन बाय डिसलेक्सिया, या डिसलेक्सिया मतलब लैंग्वेज लर्निंग में क्या डिफिकल्टी उत्पन्न करता है दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न कैसे भी घूम फिर के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो बताओ डिसलेक्सिया क्या है? तो आपके सामने ही लिखे हुए हैं दोस्तों। ये क्या है? डिफिकल्टीज इन अल्फाबेट लर्निंग। ये क्या? ये मानसिक विकार है डिसलेक्सिया। ये अल्फाबेट जो बोल सकते हैं, जो अल्फाबेट की अल्फाबेट होते हैं ना अक्षर, जिन्हें वर्ण बोला जाता है। ठीक है, तो वर्णों के को सीखने में क्या कठिनाई उत्पन्न करता है। जो भी लैंग्वेज के वर्ण होते हैं, भाषा के जो भाषा वर्ण बोला जाता है, उनको सीखने में क्या ये कठिनाई उत्पन्न करता है। ये कौन सा? ये मानसिक विकार डिसलेक्सिया। अगर किसी में वर्णों को सीखने में क्या कठिनाई महसूस हो रही है, ठीक है, अल्फाबेट लर्निंग में अगर डिफिकल्टी फील हो रही है, तो वो कौन सा है? डिसलेक्सिया है। बोल सकते हैं स्किपिंग वोवल साउंड, स्पेशली अगर साउंड को भी स्किप करता है दोस्तों। ठीक है, रीड करते वक्त, पठन करते वक्त कोई भी कंटेंट या लैंग्वेज कंटेंट की बात करें, भाषा को पढ़ते वक्त, लैंग्वेज कंटेंट को पढ़ते वक्त अगर वोवल जिसे स्वर कहा जाता है, स्वरों को बीच बीच में स्वरों का लोप कर दे, लोप का मतलब स्वरों को छोड़ के आके बढ़ जाए। ठीक है, तो वोवल साउंड को अगर स्किप करता है कोई लर्नर, तो उसमें कौन सा मेंटल डिसऑर्डर है दोस्तों? कौन सा है? डिसलेक्सिया ही होता है। तो सेकंड वन क्या है इसमें? फर्स्ट तो है अल्फाबेट लर्निंग में डिफिकल्टी होगी, सेकंड वन में वोवल साउंड को स्किप करता है लर्नर। ये क्या है? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है एक लर्नर के। आपको कैसे पता चलेगा कि एक लर्नर के अंदर डिसलेक्सिया क्या डिसऑर्डर है? तो ये क्या है? इसके गुणधर्म है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो अगर उसमें इस प्रकार के मतलब लक्षण दिखाई दे रहे हैं किसी लर्नर के अंदर, तो वो क्या है? डिसलेक्सिया से ग्रसित है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे कभी कभार तो देखो स्किपिंग वोवल साउंड आ जाता है, या फिर वहां पे एग्जाम में लिखा हुआ आ जाता है स्किपिंग साउंड्स, यानी ध्वनिया। तो स्वर स्पेशली क्या होता है इसमें? स्वर ध्वनियों का लोप होता है, लेकिन वहां पे वोवल साउंड ना लिखकर सीधा स्किपिंग साउंड्स लिखा हुआ भी आ सकता है एग्जाम में। अगर बात करें थर्ड की, रीडिंग इन रिवर्स पैटर्न, सॉरी, ठीक है, रीडिंग इन रिवर्स पैटर्न। अब रिवर्स पैटर्न में क्या उल्टा पड़ता है शब्द को क्या पड़ता है? उल्टा पड़ता है। जैसे मोहन को पढ़ना है, उसको मोहन एग्जाम्पल के तौर पे, तो उल्टा पड़ेगा। ठीक है, ना है ना होम ऐसे पढ़ेगा, उसको कैसे पढ़ेगा? ना होम। मोहन को कैसे पढ़ेगा? ना होम। ठीक है, तो रिवर्स पैटर्न में भी अगर कोई रीड करता है, अगर रीडिंग किसी लर्नर की रिवर्स पैटर्न में है, तो कौन सा डिसऑर्डर है दोस्तों? उसको डिसऑर्डर है, बात करते हैं डिसलेक्सिया होता है दोस्तों। तो आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और भी इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दोस्तों कि कुछ लर्नर क्या होते हैं इनिशियल स्टेज में पेन या पेंसिल पकड़ने में उनको क्या डिफिकल्टी फील होती है। तो ये भी क्या इसके मतलब कैरेक्टरिस्टिक है इसके, कि अगर किसी लर्नर को पेन या पेंसिल पकड़ने में क्या हो रही है, वो भी पेन या पेंसिल पकड़ने में, लिखने की बात नहीं कर रहा, ओनली होल्डिंग की बात कर रहा हूं। अगर पेन या पेंसिल पकड़ने में भी डिफिकल्टी फील हो रही है, तो वो डिसऑर्डर कौन सा? डिसलेक्सिया होता है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि इन्हीं के रिगार्डिंग प्रश्न घूम जाता है। अगर डिसलेक्सिया के अंदर आपको कुछ पूछेगा, तो ये सामने लिखे हुए हैं, इन्हीं से संबंधित आपको कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम में मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। डिसलेक्सिया शब्द दिया रुडोल्फ बर्लिन ने दिया था दोस्तों। ठीक है, रीडिंग डिसऑर्डर है, ये 3 है। इनमें अगर बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक की, तो अल्फाबेट लर्निंग में डिफिकल्टी होती है, या अल्फाबेट रीडिंग, प्रॉपर अल्फाबेट रीडिंग में भी डिफिकल्टी होती है। ठीक है,
तो वो इसके अंदर। सेकंड है वोवल साउंड को स्किप करके अगर रीड करता है, छोड़कर उसका लोप करके, या फिर साउंड्स को स्किप करके बीच बीच में इस तरीके से अगर रीड करता है तो वो भी डिसलेक्सिया ही होता है दोस्तों। अगर उल्टा पढ़ता है किसी शब्द को तो भी क्या है, डिसलेक्सिया ही है। आपके सामने ही मैंने बोल दिया, मोहन को अगर नाहोम पढ़े तो वो कौन सा है, डिसलेक्सिया होता है। ठीक है। सेकंड की बात करें दोस्तों, एलेक्सिया। एलेक्सिया क्या होता है, कंप्लीट इनएबिलिटी टू रीड। देखिए दोस्तों, इसको लर्निंग इनएबिलिटी बोल सकते हैं। इस डिसऑर्डर को लर्निंग इनएबिलिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है, यानी कि अधिगम अक्षमता विकार भी कहा जाता है। अधिगम अक्षमता विकार भी कहा जाता है किसे, एलेक्सिया को। कैसे कि कंप्लीट इनएबिलिटी टू रीड, मतलब कुल मिलाकर पढ़ने में क्या असमर्थ हो जाए कोई, पढ़ने में मतलब पढ़ ही नहीं पाए। कुल मिला के जो लर्नर पढ़ ही नहीं पाए, बोल सकते हैं बहुत ज्यादा अगर उसको रीडिंग में डिफिकल्टी फील हो रही है और पढ़ ही नहीं पाए इस प्रकार की, या फिर बोल सकते हैं पढ़ने की क्षमता का लोप हो जाना, पढ़ने की क्षमता का लोप हो जाना, पूर्णतया लोप हो जाना, वो क्या है, एलेक्सिया कहलाता है। अगर बात करें थर्ड की, हाइपरलेक्सिया दोस्तों, तो हाइपरलेक्सिया, इस बात को समझो दोस्तों। हाइपरलेक्सिया क्या होता है, अनेबल टू अंडरस्टैंड वर्ड्स और सेंटेंस ऑन बोर्ड, या बोल सकते हैं ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड। अगर कोई लर्नर है वो असमर्थ है कोई भी शब्द को, या बोल सकते हैं किसी मतलब वाक्य को, जो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ जो शब्द या वाक्य होता है उसको समझने में, अगर, या फिर बोल सकते हैं उसको पढ़ने में, बोल सकते हैं यहाँ पे अंडरस्टैंड, या रीडिंग की बात करें तो रीडिंग में तो ये भी आ गया, तो बोल सकते हैं अनेबल टू अंडरस्टैंड वर्ड्स और सेंटेंस ऑन बोर्ड। लिखा हुआ जो होता है बोर्ड के ऊपर उसको समझने में अगर दिक्कत आ रही है तो क्या है, हाइपरलेक्सिया होता है दोस्तों। कौन सा डिसऑर्डर होता है, हाइपरलेक्सिया। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। ये था आपका रीडिंग डिसऑर्डर। अब बात चर्चा करते हैं दोस्तों राइटिंग डिसऑर्डर की। देखिए दोस्तों, सेकेंड वन क्या है, राइटिंग डिसऑर्डर, यानी कि लेखन से संबंधित कौन से विकार होते हैं उनके बारे में चर्चा करें भाषा के अंदर। अब देखिए दोस्तों, राइटिंग डिसऑर्डर्स की अगर बात करें तो यहां पे अगर 4 प्रकार के विकार मैंने लिखे हैं। फर्स्ट वन कौन सा है, डिस्ग्रेफिया, डिस्प्रेक्सिया, अप्रेक्सिया एंड एग्रेफिया। ठीक है, 4 प्रकार के हैं आपके सामने, डिस्ग्रेफिया, डिस्प्रेक्सिया, अप्रेक्सिया एंड एग्रेफिया। ठीक है। अब ध्यान देना दोस्तों, मोस्टली अगर आपको देखा जाए तो सफिक्स कौन से याद रखना है इसमें, ग्रेफिया। ठीक है, ग्रेफिया, कौन सा सफिक्स याद रखना है, ग्रेफिया। अगर ग्रेफिया किसी डिसऑर्डर के अंत में लग रहा है तो आप, अगर लैंग्वेज डिसऑर्डर्स की चर्चा हो रही है वहां पे, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये राइटिंग डिसऑर्डर है। कौन सा डिसऑर्डर है, राइटिंग डिसऑर्डर है, लेखन से संबंधित है दोस्तों। ठीक है। अब ये जो 4 डिसऑर्डर है इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये क्या डिफिकल्टी लैंग्वेज लर्निंग में, या फिर बोल सकते हैं राइटिंग में किस प्रकार की डिफिकल्टीज ये फील करवाते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, डिस्ग्रेफिया की बात करें तो इसमें क्या क्या है, राइटिंग इलेजिबल टेक्स्ट, कोई अस्पष्ट टेक्स्ट लिखता है, मान लो कोई लर्नर है, समझ में नहीं आता, अस्पष्ट लिख रहा है तो उसको हम क्या पढ़ नहीं सकते। ठीक है, अ टेक्स्ट दैट कैन नॉट बी रीड प्रॉपरली, या राइटिंग की बात कर रहे हैं तो एक लर्नर इस प्रकार का टेक्स्ट लिखता है, इस प्रकार का कोई भी टेक्स्ट लिखता है, लिखने में इस प्रकार अस्पष्ट रूप से लिख देता है, जिसको पढ़ना क्या है, कठिन होता है, जिसको पढ़ना क्या होता है, कठिन होता है। तो क्या बोल सकते हैं उसको, राइटिंग इलेजिबल टेक्स्ट। ये इसका गुणधर्म है। कौन से डिसऑर्डर का है ये, डिस्ग्रेफिया का ही होता है दोस्तों।
किसका होता है? डिस्ग्राफिया का। अस्पष्ट कोई भी स्टेटमेंट को लिखना। अरे गिच पिच लिख देना गिच पिच लिख देना, कैसे भी लिख देना, वो क्या है? इलेजिबल टेक्स्ट ही होता है, ठीक है। और पढ़ने वाले को पता ही नहीं होता है कि क्या चल रहा है, ये क्या लिखा है उसने, कौन सी आप बीती लिख दी, समझ में नहीं आ रहा। तो इस प्रकार की बातें होती है ना। लिख तो इस प्रकार से दिया कि अगले को, जैसे आप जाते हो दुकानदार के पास में, या फिर डॉक्टर की बात करें तो आप अपना चेकअप करवाने जाते हो और डॉक्टर पता नहीं अपनी भाषा में लिखता है। अब उसको और तो कोई पढ़ ही नहीं पाता, किस प्रकार की वो जो भी स्लिप बना के देते हैं, पर्ची वगैरह, तो आप मेडिकल शॉप वाला होगा वो ही रीड आउट कर पाता है, उसके अलावा कोई भी उसको नहीं पढ़ पाता है दूसरा, क्योंकि इस प्रकार की लैंग्वेज होती है कि आम आदमी उसको नहीं पढ़ पाता है। तो वो क्या अपने लिए क्या है? इलेजिबल टेक्स्ट ही है, ठीक है, इलेजिबल टेक्स्ट है। लेकिन डॉक्टर को ये मत बोल देना कि डॉक्टर जो है वो किससे ग्रसित है? डिस्ग्राफिया से ग्रसित है। वो उनकी क्या है? राइटिंग स्किल है, एक बोल सकते हैं लिखने की एक कला ही है वो, ठीक है, अलग तरीके से, या फिर बोल सकते हैं वो मेडिकल लैंग्वेज है उनकी, ठीक है, मेडिकल की क्या लैंग्वेज ही है। वो जो भी डॉक्टर प्रजाति है वो कौन से डिस्ग्राफिया से, क्या इस डिसऑर्डर से ग्रसित नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो तो मेडिकल लैंग्वेज है, इसीलिए। नहीं तो देखा जाए तो है ना, राइटिंग इलेजिबल टेक्स्ट जो कॉमन मैन के लिए क्या है? अपठनीय होता है। तो अपठनीय जो भी टेक्स्ट लिखता है कौन किससे है? वो डिस्ग्राफिया से। सेकंड, अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, राइटिंग इनएप्रोप्रिएट शेप ऑफ लेटर्स, मतलब कोई भी लेटर होता है, जैसे अल्फाबेटिक लेटर्स होते हैं भाषा के अंदर, तो उन लेटर को उचित शेप नहीं, आकार जो होता है उनका आकार है, तो वो कभी छोटा कभी बड़ा, कभी किस तरीके से एक का बड़ा एक दूसरे का छोटा, इस प्रकार के अक्षर लिखता है। जैसे कोई भी ए फिर सी, ठीक है, जैसे म्यूजिक लिखना है तो म्यूजिक को कैसे लिखेगा? एम, फिर यू, एस, फिर आई, फिर सी, इस तरीके से इन अप्रोप्राइट शेप ऑफ लेटर्स लिखता है, तो वो क्या है? ये भी इसका डिस्ग्राफिया का ही एग्जांपल है। थर्ड की बात करें, राइटिंग इनकरेक्ट और इनकरेक्ट लिखना, यानी सही नहीं लिखना टेक्स्ट को, वो भी क्या है? इसी के अंदर आता है, डिस्ग्राफिया के अंदर। विलिंगली अनविलिंगली की बात नहीं है यहाँ पे, मोस्ट ऑफ केसेज में वो लिखता ही क्या है? इनकरेक्ट। मोस्ट ऑफ केसेज में क्या लिखता है? गलत ही लिखता है। तो डिस्ग्राफिया का ही क्या क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। सेकंड की अगर बात करें, ये तीन किसके हो गए? ये ये डिस्ग्राफिया के। सेकंड की डिस्पेक्सिया। डिस्पेक्सिया में दोस्तों क्या होता है? डिफिकल्टी बोथ इन राइटिंग एंड इन ड्राइंग अ पिक्चर। तो ध्यान देना दोस्तों, यानी कि इस प्रकार की डिफिकल्टी होना कि वो लिखने में भी डिफिकल्टी फील कर रहा है, कोई भी टेक्स्ट को लिखने में भी डिफिकल्टी फील कर रहा है, और कोई भी ड्रॉ करने में भी, कोई पिक्चर है, ठीक है, उसको बोला चल बेटा मोर बना दे, अब मोर की जगह पता नहीं क्या बना के लेके आए वो, ठीक है। बोले कि कोई भी पिक्चर गुलाब का फूल बना दे, पता नहीं क्या बना के लेके आए, बाजरे का सिट्टा बना के लेके आए मान लो, तो बाजरे का सिट्टा यहाँ बोलते हैं राजस्थान में, तो वो इस तरीके से बाजरा या बाजरी बोल दो, तो बनाना उसको और कुछ था, पता नहीं कैसे ड्रॉ करके लेके आए। तो अगर दोनों में इनेबिलिटी है या दोनों में डिफिकल्टी फील हो रही है उसको, ड्रॉइंग में भी और राइटिंग में भी, तो वो क्या कहलाता है? डिस्प्रेक्सिया। वो डिसऑर्डर क्या कहलाता है? डिस्प्रेक्सिया दोस्तों। हम नेक्स्ट की बात करें, एप्रेक्सिया। तो एप्रेक्सिया क्या होता है दोस्तों? मिस कोऑर्डिनेशन बिटवीन हैंड एंड आई मसल, मतलब हाथ और जो आंख की जो पेशियां होती है उनके बीच में कोई समन्वय नहीं होता। भाई समन्वय के आधार पे ही सारा सब कुछ होता है, बॉडी एक्शंस होता है अपने, समन्वय के आधार पे क्या होता है? बॉडी एक्शन होता है दोस्तों। तो बात करें आई मसल्स या बात करें
हैंड मसल्स की, ठीक है। मसल्स यानी पेशियां, यानी आंख और हाथ की पेशियों के बीच में जो तालमेल है या सामंजस्य है वो नहीं रहता है दोस्तों। किसमें? एप्रेक्सिया के अंदर, एप्रेक्सिया के अंदर, ठीक है। अब वो कोऑर्डिनेशन ऐसे, ये फिजिकल इनेबिलिटी नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर मसल्स की कंट्रोलिंग देखी जाए तो वो ब्रेन से होती है दोस्तों। और कौन से ब्रेन से होती है दोस्तों? मसल्स की। कौन से मस्तिष्क से? अरे एक तो सेरिब्रम होता है, एक सेरिबेलम होता है। सेरिबेलम का नाम सुना होगा आपने, अनुमस्तिष्क। तो हालांकि आई मसल्स तो ऑप्टिक, जो जो ऑप्टिक लॉब्स होते हैं ब्रेन के अंदर, उनके द्वारा कंट्रोल होता है। बाकी यहाँ हम साइंस के बारे में चर्चा नहीं करें, फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि एप्रेक्सिया क्या होता है। आंखों की जो पेशियां हैं और हाथ की जो पेशियां हैं उनके बीच में कोई तालमेल नहीं होता है, जिसके कारण जो लेखन है वो बिगड़ जाता है। क्योंकि भाई आंख होगा उसी के, अब लिखना उसको ऊपर है और नीचे लिख रहा है, यहाँ लिखना था और यहाँ लिख रहा है। अब कोऑर्डिनेशन का ही नहीं पता, डिस्टेंस का, इस तरीके से वो कोऑर्डिनेशन नहीं होता उसमें, तो राइटिंग स्किल क्या होगी? गड़बड़ा जाएगी। और राइटिंग स्किल गड़बड़ा गई या फिर तो क्या है? एप्रेक्सिया कहलाएगा। फोर्थ की बात करें, एग्रेफिया। एग्रेफिया क्या होता है दोस्तों? कि इनएबिलिटी टू राइट सेकेंड लैंग्वेज। अब सेकेंड लैंग्वेज कोई भी है, अगर मदर टंग के अलावा या उसकी नेटिव, कोई भी लर्नर है मदर टंग या नेटिव लैंग्वेज है उसकी, उसके अलावा अगर वो फील करता है कोई भी सेकेंड लैंग्वेज, चाहे सेकेंड लैंग्वेज के रूप में अगर बात करें इंग्लिश है, ठीक है, अगर बात करें हिंदी है, जैसे बात करें साउथ की या साउथ ईस्ट की, साउथ की बात करें या साउथ ईस्ट में, तो वहां पे जैसे तमिल, तेलुगु, साउथ में ये होता है, तमिल है, तेलुगु, ये इस प्रकार की लैंग्वेजेज चलती हैं। तो वो एक फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में होगी उनकी। सेकंड लैंग्वेज के रूप में वहां हिंदी पढ़ाई जाती है। कौन सी लैंग्वेज? हिंदी पढ़ाई जाती है वहां पे। और वहां थर्ड लैंग्वेज क्या है? थर्ड लैंग्वेज है इंग्लिश। इस तरीके से होता है। यहाँ पे अगर नॉर्थ की बात करें तो अपनी जो फर्स्ट लैंग्वेज है हिंदी होगी, सेकंड क्या? इंग्लिश होगी, इस तरीके से। तो थर्ड संस्कृत या फिर अदर जो लैंग्वेजेज हैं उनको लिया जाता है। तो कोई भी अगर लर्नर सेकंड मदर टंग या नेटिव लैंग्वेज को छोड़कर अगर सेकंड लैंग्वेज को लिखता है और उसको डिफिकल्टी फील होती है, इसका मतलब कौन सा मेंटल डिसऑर्डर है उसमें? एग्रेफिया बोला जाता है उसे। क्या बोला जाता है? एग्रेफिया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि राइटिंग डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं। अब थर्ड की बात करें दोस्तों, वर्बल की। थर्ड की बात करें दोस्तों, तो थर्ड क्या है? वर्बल डिसऑर्डर। तो वर्बल डिसऑर्डर का मतलब क्या है? यानी कि फर्स्ट किससे था? फर्स्ट था दोस्तों, मैंने बताया था रीडिंग का, सेकंड है राइटिंग, एंड थर्ड वन वर्बल डिसऑर्डर। तो वर्बल का मतलब क्या हो गया? स्पीच, बोलने से, स्पीकिंग से। किससे संबंधित हो गया? स्पीकिंग रिगार्डिंग हो गया, बोलने से, ओरल से हो गया ये। तो इसमें भी दो प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं दोस्तों, अफेजिया एंड डिस्फेजिया। अफेजिया एंड डिस्फेजिया दोस्तों। अब आपके सामने है दोस्तों अफेजिया का, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और वहां पे मैंने बताया था डिसलेक्सिया भी इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर कौन सा अफेजिया पूछा जाता है लैंग्वेज लर्निंग में? अगर डिसऑर्डर की बात करें तो ये पूछा जाता है, डिसलेक्सिया पूछा जाता है, डिसग्रेफिया पूछा जाता है। डिसलेक्सिया एंड डिसग्रेफिया, तो तीन प्रकार के, एक तो ये हो गया, दो डिसग्रेफिया एंड डिसलेक्सिया। ये तीन तो आपको याद रखने ही रखने हैं, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। अब देखिए अफेजिया, इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट, यानी संप्रेषण में जो भी अपनी इनर फीलिंग्स होती हैं, या फिर बोल सकते हैं कम्युनिकेट करने में अगर डिफिकल्टी हो रही है किसी लर्नर को, ठीक है, तो वो किस में आता है? अफेजिया के अंदर, क्योंकि उनकी लिमिटेड वोकैबुलरी होती है, लिमिटेड वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के क्या? कम्युनिकेट करने में इनएबिलिटी होगी। सेकंड है डिलेड स्पीच होता है। डिलेड का मतलब है ऐसा स्पीच की बीच बीच में रुक रुक के बोलना,
ठीक, अटक अटक के बोलना इस तरीके से, तो एक्सप्रेस प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जो भी लर्नर होते हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जब भी बातचीत करते हैं, टॉक करते हैं, तो उनमें स्पीच जो होती है उनकी डिलेड होती है। डिले का मतलब देरी से, तो डिलेड का मतलब धीरे धीरे बोलना, डिलेड स्पीच, बीच बीच में गैप देना, तो इस प्रकार की चीजें होती है उसमें। तो इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट, संप्रेषण में क्या, अयोग्यता, डिलेड स्पीच हो गया सेकंड लक्षण है इसका। थर्ड की बात करें, इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस, तो मैंने बताया ना, अपने आप को एक्सप्रेस करने में भी क्या होता है, मतलब वो भी सामर्थ्य नहीं होता उनमें। तो ये जो लक्षण है, अगर किसी लर्नर के अंदर इस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो किसके अंदर आता है, अफेजिया के अंदर। तो आपको एग्जाम में सीधा ही पूछ लेता है, अगर कोई अधिगम करता है, लर्नर है, कि वो अनेबल है, इफ अ लर्नर इज अनेबल टू कम्युनिकेट, देन ऑप्शन दे देगा वहां पे, अफेजिया, अफेजिया दे दिया, डिस्ग्रेफिया दे दिया, डिसलेक्सिया दे दिया, ऑटिज्म दे दिया, 4 दे दिया मान लो, तो कौन सा आ जाएगा, अफेजिया। वहां पे राइट आंसर क्या आएगा, अफेजिया। इस तरीके से आपको ये चीजें याद रखनी, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिमाग में रखनी है दोस्तों। सेकंड की बात करें डिसफेजिया, तो डिसफेजिया में क्या होता है दोस्तों, इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस opinion, inability to express opinion due to brain tumor और डैमेज। मतलब किसी व्यक्ति के अंदर मान लो सिर पे चोट लग गई, या फिर ब्रेन में कोई ट्यूमर है, या ब्रेन में क्या डैमेज है, तो ब्रेन में डैमेज होने के कारण से कम्युनिकेट प्रॉपरली नहीं कर पाता, इनएबिलिटी आ जाती है, अपनी जो विचार होते हैं उनको बाहर मतलब एक्सप्रेस करने में ही इनएबिलिटी होती है, उसको क्या बोला जाता है, डिसफेजिया बोला जाता है। लेकिन ये होता है किससे, ड्यू टू ब्रेन ट्यूमर या डैमेज, ब्रेन डैमेज के कारण से होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर मेंटल डिसऑर्डर्स या लैंग्वेज डिसऑर्डर्स की बात करें तो 3 प्रकार के होंगे, रीडिंग, राइटिंग एंड वर्बल। ठीक है दोस्तों, अब इसमें भी 3 तो आपको याद रखने इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया, एफेजिया, डिस्ग्रेफिया और डिसलेक्सिया, ये आपको याद रखना ही रखना है दोस्तों। इसके अलावा 2 और हैं डिसऑर्डर, और किसी भी मतलब पेडागोजी के पार्ट में पूछ लेते हैं, और वो हो सकता है साइकोलॉजी के पार्ट में भी पूछ लेते हैं दोस्तों। तो कौन कौन से हैं वो, एक तो हो गया ऑटिज्म, ये अगर बात करें नेक्स्ट की, ठीक है, इनके अलावा एक्स्ट्रा बता रहा हूं दोस्तों, ये भी याद रख लेना, क्योंकि ये हो सकता है लैंग्वेज में भी पूछ लेते हैं इनको, और ये भी डिसऑर्डर है, एक्स्ट्रा डिसऑर्डर है। ठीक है, तो ऑटिज्म क्या होता है, स्वयंमोह बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, स्वयंमोह। अगर कोई लर्नर या अधिगम करता है, या यदि बोल सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी शब्द को बार बार दोहराता है, किसी शब्द को बार बार रिपीट करता है, ठीक है, और या बोल सकते हैं किसी वाक्य को बार बार दोहराता है, तो इसका मतलब क्या है, वो ऑटिज्म का शिकार होता है दोस्तों। किसका शिकार होता है, ऑटिज्म का। एक ही शब्द को, यानी कि बार बार उसी शब्द को एज ए गैप फिलर भी काम में ले, या फिर उसी शब्द को बार बार रिपीट कर रहा है, या फिर उस एक वाक्य को बार बार रिपीट कर रहा है, तो वो क्या है, ऑटिज्म होता है दोस्तों, ऑटिज्म होता है। दूसरी बात करें दोस्तों, इस प्रकार की जो व्यक्तियों की क्या होती है, जो शब्दकोश होता है बड़ा सीमित होता है, लिमिटेड होता है, इसीलिए एक ही शब्द को बार बार काम में लेते हैं। तीसरा लक्षण है इसका, इस प्रकार के ऑटिज्म डिसऑर्डर है, अगर बात करें ऑटिज्म डिसऑर्डर है किसी में, तो ऐसे व्यक्तियों का सोशल कनेक्टिविटी नहीं होती है दोस्तों। ऐसे व्यक्तियों की क्या नहीं होती है, वो सोशल कनेक्टिविटी नहीं होती है, समाज से जुड़े हुए नहीं होते दोस्तों। वो क्या अपने आप में ही लीन रहते हैं, अपने आप में ही लीन होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के अगर किसी में लक्षण होते हैं तो उसमें कौन सा डिसऑर्डर होता है, ऑटिज्म डिसऑर्डर होता है दोस्तों। स्वयंमोह विकार बोलते हैं जिसको, स्वयंमोह विकार। ये भी याद रखना, या तो साइकोलॉजी में पूछ लेते हैं, मनोविज्ञान में, या फिर पेडागोजी के पार्ट में भी
ये डिसऑर्डर के बारे में पूछ लेते। तो मैंने क्या बताया इसके, अगर कोई व्यक्ति एक ही शब्द को बार बार रिपीट करता है या फिर एक ही वाक्य को बार बार रिपीट करता है तो ऑटिज्म डिसऑर्डर है, या फिर इस प्रकार की व्यक्तियों की वोकैबुलरी शब्द को सीमित होता है दोस्तों, इसीलिए रिपीट करते हैं। तीसरा क्या है, इस प्रकार की व्यक्तियों की सोशल कनेक्टिविटी नहीं होती है दोस्तों, समाज से कटे कटे रहते हैं ऐसे व्यक्ति, और अपने आप में ही लीन होते हैं दोस्तों, अपने आप में ही लीन होते हैं दोस्तों। ठीक है, अपने आप को ही देखते रहना। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपके साइकोलॉजी में पूछते हैं, अगर कोई लड़का या लड़की बार बार जैसे कांच को उठा के देखता है, देखता है या देखती है कांच को, या अपना फेस बार बार कांच में देखती है या देखता है, तो कुल मिला के वो क्या है, ऑटिज्म डिसऑर्डर का ही शिकार होता है। कि हाँ ठीक है, बिंदी यहाँ लगाई कि इधर उधर लगाई है, थोड़ी टेढ़ी होगी बिंदी या इधर होगी, ठीक है, ये जो हेयर लॉक है, लट है, थोड़ी आगे आगे कि पीछे चलेगी, इस प्रकार का लगा रहता है कि 5 मिनट हुए, कांच लिया देख लिया, ये लट यहाँ पे है, फिर यहाँ से यार ये यहाँ से थोड़ा हल्का सा वापस देख लिया, हर 5-10 मिनट पे देखते रहते हो। तो अपने आप में तल्लीन रहने वाले, अपने आप में अपने खुद के मोह में रहने वाले, अपने खुद के मोह में रहने वाले, तो वो क्या है, ऑटिज्म डिसऑर्डर के शिकार होते हैं। एक डिसऑर्डर और है दोस्तों, एडीएच, ये भी एडीएचडी, एडीएचडी दोस्तों, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है। इसका फुल फॉर्म देखना दोस्तों, ये मैंने एक्स्ट्रा बताया इसका, ये जो डिसऑर्डर है ये एक्स्ट्रा बताए हैं। आपका कंप्लीट हो गया 3 तक दोस्तों, ठीक है, लैंग्वेज का। लेकिन ये भी पूछ लेते हैं लैंग्वेज में भी, ऑप्शंस में दे देते हैं, या साइकोलॉजी में तो मोस्टली आता ही है ये वाला। तो यहाँ पे डिसऑर्डर की बात चल रही है तो ऑटिज्म का पता चल गया आपको, और एडीएचडी एक्स्ट्रा और बता रहा हूँ ये वाला, तो याद रखना इसका फुल फॉर्म अटेंशन डेफिशिएंसी नहीं, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, ये क्या है, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ध्यान देना दोस्तों, अटेंशन की बात करें, अटेंशन का मतलब क्या होता है, ध्यान, तो इसका सीधा संबंध क्या है, ध्यान से संबंधित, अटेंशन से संबंधित है। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर या अधिगमकर्ता के अंदर या लर्नर के अंदर अटेंशन की कमी है, ठीक है, अटेंशन की कमी है, वो अटेंशन डेफिशिएंसी, और फिर हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। तो अटेंशन की तो कमी है, लेकिन एक्टिविटी कैसी है उसकी, हाइपर, मतलब बहुत ज्यादा। तो यदि किसी अधिगमकर्ता में अवधान की कमी है या ध्यान की कमी है, लेकिन उसकी एक्टिविटी क्या है, बहुत ज्यादा हाइपर है। हाइपर का मतलब वो बेचैनी महसूस करता है, ठीक है, और इधर उधर ज्यादा भागता दौड़ता रहता है। जैसे कोई व्यक्ति है, सीढ़ियों पर चढ़ रहा है उतर रहा है, चढ़ रहा है बेमतलब, चढ़ रहा है उतर रहा है, चढ़ रहा है उतर रहा है, तो कौन सा डिसऑर्डर है, एडीएचडी, बेमतलब कोई एक्टिविटी कर रहा है बार बार, उसको बेचैन होके, अधीर होके। एक तो ध्यान की कमी है, अटेंशन की कमी है, और दूसरा एक्टिविटी कैसी है उसकी, हाइपर एक्टिविटी है। अब बहुत सारे लोग होते हैं ना ऐसे, जिनको जिद करते हैं, ठीक है, जिद करते हैं, घमंड दिखाते हैं, जिद करते हैं, घमंड दिखाते हैं। घमंड का मतलब जिद करना, अपनी गलती नहीं मानना, कभी घमंड करना, अपनी गलती नहीं मानना, ठीक है, जिद करके बैठ जाना, जिद करके बैठ जाना, ये भी क्या, कौन से मानसिक विकार की निशानी है दोस्तों, एडीएचडी। कौन सा, एडीएचडी, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मैं बोली ना मारवाड़ी में, पाडा के पूछ के लूम जाओ, पाडा के पूछ के लूम वो, तो वो है क्या है, एडीएचडी। अटेंशन की तो कमी होती है, लेकिन एक्टिविटी क्या होती है, हाइपर होती है, ठीक है, तो ये है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लैंग्वेज लर्निंग में डिफिकल्टीज में मैंने एक डिफिकल्टी करवाई है, वो भी कौन सा, डिसऑर्डर्स वाला। जो रिमेनिंग जो डिफिकल्टीज है उनके बारे में कंप्लीट जो चर्चा है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों।
जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर आपकी ये डिफिकल्टीज वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उनको समझाना है, एक एक लाइन के हैं वो समझाना है। ये डिसऑर्डर्स हैं, इसीलिए आपको थोड़ा डिटेल बताना पड़ा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।